सीएफए लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो? सीएफए लेवल 1 सिर्फ पढ़ाई का गेम नहीं, स्ट्रेटजी का भी गेम है। अगर तुम बिना किसी प्लानिंग के प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम ओवरवेलमिंग करने लगो एंड तुम फेल हो जाओ। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग सीएफए लेवल 1 6 मंथ में क्लियर कर पाएँ, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर तुम्हें सीएफए लेवल 1 क्लियर करना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी सिर्फ 6 मंथ में, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग को सीएफए लेवल 1 की टुवर्ड्स अप्रोच करना है। मतलब कि कैसे हम लोग 6 मंथ में लेवल 1 क्लियर कर सकते हैं, हम लोग को हर दिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हम लोग को किस सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को बाद में रखना चाहिए, हम लोग को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए हर एक दिन का। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 180 डेज़ का प्लान हम लोग का क्या होना चाहिए, जो कि 6 मंथ है। तो 180 डेज़ का प्लान हम लोग को क्या होना चाहिए कि पहला 30 डेज़ क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि पूरा वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम लोग आधा वीडियो देखोगे तो तुम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो फर्स्ट 30 डेज़ में है वो तुम लोगों को करना है क्यूएम एंड इकोनॉमिक्स। अब देखो, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि क्वांटिटेटिव मेथड से स्टार्ट करो एंड इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो साइड बाय साइड। मतलब दोनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। अब देखो, बहुत लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं सीएफए का प्रिपरेशन में, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो या 3 हो, कि वो लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ते हैं। मतलब कि वो लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे जाके। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि तुमको बोर्डम हो जाएगा बहुत जल्दी, तुम बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। तुम्हें लगेगा क्या यार, ये सब्जेक्ट तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट कितना बोरिंग है, बोरिंग लग रहा है। तो वो बोर्डम से बचने के लिए तुम लोग दो सब्जेक्ट को एक साथ स्टार्ट करो, ताकि वो बेटर प्रिपरेशन होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूएम एंड इकोनॉमिक्स। अब ये कैसे पढ़ना है? अब देखो, या तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि एक ही दिन में दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिए, जैसे हम लोग अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे कि हम लोग 2 आवर रखते थे एसएसटी के लिए, फिर 2 आवर रखते थे साइंस के लिए, वैसे करके। ठीक है, नहीं तो अगर तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि तुम लोग 3 डेज अ वीक दोनों को पढ़ सकते हो। मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्यूएम पढ़ लो, फिर बाकी के 3 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो एंड संडे को रिवीजन कर लो। ऐसा भी कर सकते हो, या 3+4, ऐसा तुम लोग को जैसा सुटेबल लगे। लेकिन बस ये करके चलना कि दो सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना। अगर तुम लोग 3 सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट लेना इनफ है। इससे तुमको क्या होगा कि बोर्डम महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम अलग अलग चीज़ पढ़ रहे होगे। कभी तुमको क्यूएम पढ़ने में बोर्डम हुआ तो तुम इकोनॉमिक्स में शिफ्ट कर जाओगे, इकोनॉमिक्स में बोर्डम हुआ तो क्यूएम में शिफ्ट कर जाओगे। तो ऐसे करके तुम्हारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसीलिए ट्राई करना कि फर्स्ट 30 डेज में ये दो सब्जेक्ट, जो कि क्यूएम एंड इकोनॉमिक्स है, ये दो सब्जेक्ट तुम लोगों को खत्म हो जाना चाहिए फर्स्ट 30 डेज में। तो अब हम लोग के पास बचता है 150 डेज। तो अब नेक्स्ट 30 डेज में तुम लोग को कंप्लीट करना है फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम बहुत लोगों को हार्ड लगता है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इंडियन स्टूडेंट के हिसाब से बॉन्ड मार्केट हम लोग का उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इसीलिए फिक्स्ड इनकम हम लोग उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते जितने अच्छे से हम लोग इक्विटी डाइजेस्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग को डे टू डे लाइफ में इक्विटी, शेयर प्राइस, ये सारी चीज़ दिखता है, लेकिन हम लोग को इंडियन स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा बॉन्ड के बारे में पता नहीं होता है, बॉन्ड मार्केट दिखता नहीं है, क्योंकि इंडिया का बॉन्ड मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इसीलिए फिक्स इनकम एक हार्डर सब्जेक्ट माना जाता है सीएफए करिकुलम में एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो इसीलिए तुम लोग फिक्स इनकम एंड डेरिवेटिव साथ में लेके चल सकते हो। अब देखो, ये दोनों का साथ में लेके चलने का क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि ये दोनों साथ में करें? क्योंकि तुम लोग जब फिक्स इनकम और डेरिवेटिव पढ़ोगे तब तुम लोग को ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा सेम है। तुम लोग को जो फिक्स इनकम में पढ़ रहे हो उसी से कुछ रिलेटेड तुम लोग डेरिवेटिव में पढ़ रहे होगे, एंड डेरिवेटिव में जो पढ़ रहे होगे उससे रिलेटेड तुम लोग फिक्स इनकम में पढ़ रहे होगे। तो इसीलिए साइड बाय साइड ये दोनों सब्जेक्ट को करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करता है हम लोग का। ठीक है, और तुम लोग इससे क्या होगा कि तुम लोग दो सब्जेक्ट अगर साथ में लेके चलोगे तो तुम लोग को समझ आया कि सब्जेक्ट कनेक्ट कैसे होता है। तुम लोग को ये समझ आया कि अच्छा, इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़े थे यार, ये सब्जेक्ट में आके ये आया, तो तुम लोग बेटर कनेक्ट कर पाओगे, जिससे तुम्हारा मेमोराइजेशन स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए फिक्स इनकम एंड डेरिवेटिव साथ में लेके चलना। अब नेक्स्ट 30 डेज में हम लोग को फिक्स इनकम एंड डेरिवेटिव करना है। तो ऐसे क्या होगा कि 2 मंथ्स में हम लोग का 60 डेज में 4 सब्जेक्ट खत्म हो गया होगा। अब देखो, खत्म होने का मेरा क्या मतलब है? खत्म होने का मेरा ये मतलब है कि जैसे तुम क्यूएम स्टार्ट किए तो उसका सारा चैप्टर्स किए, तो एक चैप्टर किए उसके बाद उसका क्वेश्चंस किए, कैंडिडेट रिसोर्सेज से क्वेश्चन किए। अगर तुम्हारे पास कैंडिडेट रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि तुम रजिस्टर नहीं किए हो, तो सीएफए के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो अगर तुम लोग पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिए हो और उसका कैंडिडेट रिसोर्सेज भी पूरा उस सब्जेक्ट का खत्म कर दिए हो, तब जाके हम लोग मानेंगे कि वो हम लोग का सब्जेक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, उसके पहले हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग का एक बार पूरा सब्जेक्ट, अगर तुम लोग ट्यूशन लियो तो लेक्चर्स देख लियो, या फिर अगर तुम लोग ट्यूशन नहीं लियो, विदाउट कोचिंग कर रहे हो,
तो खुद से कर रहे हो तो खुद से एक बार पढ़ चुके हो पूरा सब्जेक्ट, एंड उसका साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लियो। हर चैप्टर के बाद हम लोग उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि हम लोग का मेमोराइज रहे, वो चीज़ हम लोग भूले ना, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लियो एंड एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, इसको हम लोग मानते हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तब हम लोग का सब्जेक्ट खत्म कहलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली लेक्चर देख के पार कर दिए तो हम लोग का सब्जेक्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 डेज फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट 40 डेज में हम लोग का बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट एक आता है जो है एफएसए। एफएसए तुम लोग को पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं एंड तुम बहुत बोर हो जाओगे इसको करते करते, क्योंकि इतना ज़्यादा है ना कि तुम लोग जब एंड में पहुंचोगे ना, तुम लोग एग्जॉस्ट हो चुके होगे कि यार सब्जेक्ट ही खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसके साथ हम लोग एक छोटा सब्जेक्ट लेके चलेंगे जो कि है कॉर्पोरेट इशूअर। तो हम लोग को क्या करना है कि एफएसए के साथ हम लोग को कॉर्पोरेट इशूअर लेके चलना है एंड साथ ही साथ हम लोग को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, हम लोग को एफएसए के साथ कॉर्पोरेट इशूअर एंड देन एफएसए के साथ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। अब ये कैसे लेके चलना है, तो देखो 40 डेज है हम लोग के पास, तो हम लोग को पूरा 40 डेज देना है एफएसए को, ठीक है, पूरा 40 डेज हम लोग को एफएसए को देना है एंड जो बचा 20-20 इसमें स्प्लिट होगा सीआई में एंड एआई में। मतलब कि ये है कि देखो हम लोग के पास 40 डेज है, तो पूरा 40 डेज तुम लोग का लग जाएगा एफएसए में, क्योंकि एफएसए बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो तुम लोग को बहुत टाइम लगेगा। तो एफएसए तुम्हारा चल रहा है, अब एफएसए चला, चलते चलते 20 दिन खत्म हुआ, तो वो 20 दिन में तुम्हारा कॉर्पोरेट इशूअर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट इशूअर बहुत छोटा सब्जेक्ट है, उतना ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है उसमें। तो इसीलिए एफएसए के साथ साथ कॉर्पोरेट इशूअर करना, तो 20 दिन में तुम्हारा कॉर्पोरेट इशूअर खत्म हो गया। अब उसके बाद जो बचा 20 दिन है, उसमें तुम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना और उसको खत्म करना। तो ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा जो 40 डेज है ये, इसमें तुम्हारा 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्या होगा कि हम लोग का 110 डेज में 7 सब्जेक्ट खत्म हो गया। कौन कौन सा, क्यूएम, इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, एफएसए, कॉर्पोरेट इशूअर एंड देन लास्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे हम लोग का 7 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा 110 दिन में। अब हम लोग के पास बचेगा 70 डेज, ठीक है। तो हम लोग का 110 दिन में तुम लोग को 7 सब्जेक्ट खत्म कर देना है विद क्वेश्चंस। तुम लोग को क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे ज़्यादा इंफोसिस करना है एज कम्पेयर टू लेक्चर्स देखना या नोट्स पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 डेज में हम लोग को करना है इक्विटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में हम लोग करना है इक्विटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि अब हम लोग का 3 ही सब्जेक्ट बाकी है और हम लोग के पास 70 डेज है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट 30 डेज में ट्राई करना है कि इक्विटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग खत्म कर ले। अब देखो, अगर हम लोग बोले कि ये लेंदी है या नहीं, तो इक्विटी थोड़ा लेंदी हो सकता है, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ट्राई करना है कि 30 डेज में ये खत्म हो जाए। कम से कम ट्राई करना है कि एक सब्जेक्ट तो पूरा खत्म हो ही जाए। अगर सपोज करो तो इक्विटी तुम्हारा खत्म हो गया पूरा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 70% खत्म हुआ है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट 10 डेज में, नेक्स्ट 5 डेज में उसको खत्म करने की कोशिश करो। देखो इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुमको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको CFA लेवल 1 6 मंथ में क्लियर करना है तो यार तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो 9 मंथ में क्लियर करो। अगर तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट है कि नहीं हमको 6 मंथ में क्लियर करना है, तो ऐसा कुछ सोचे हुए, ऐसा कुछ तुम्हारा थिंकिंग है कि हमको 6 मंथ में क्लियर करना है, तो पॉसिबल है, लेकिन तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए डालना पड़ेगा। तुम ये सोचोगे कि हम 1 घंटा दिन में पढ़ रहे हैं और मैं 6 मंथ में क्लियर हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है, इक्विटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट साथ में लेके चलना है। अब देखो उसके बाद जो 10 डेज होगा उसमें अब हम लोग को एथिक्स उठाना है। अब ये 10 डेज में एथिक्स करना कैसे है, तो देखो एथिक्स में क्या करना है कि हम लोग पहले लेक्चर्स देखेंगे। अब देखो मैंने फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो में अपना शेयर किया था कि हम लोग एथिक्स का एक वीडियो में पूरा एथिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें मैंने शेयर किया था। तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा करके तुम लोग 1-2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में तुम लोग एथिक्स खत्म कर सकते हो। तो एथिक्स खत्म करने का क्या मतलब है, देखो मेरा सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से खत्म करना, एथिक्स का अलग मतलब है। एथिक्स खत्म करने का ये मतलब है कि पहले तुम लोग पूरा लेक्चर्स देख लो, पहले तुम लोग समझ जाओ कि उस पे है क्या, सिलेबस में क्या क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके सब स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारा चीज़ तुम लोग को समझ आ जाना चाहिए पहले कि है क्या सारा चीज़। इसके लिए तुम लोग 5 से 10 दिन ले सकते हो कि हाँ तुम लोग समझ लो, पढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चंस बना लिए हो, ये सारा चीज़ कर लिए, उसके लिए तुम लोग 10 दिन लो। अब उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद बचा हुआ 15 डेज जो है, इसमें हम लोग को रिवीजन करना है और साथ ही साथ हम लोग को एथिक्स पढ़ते जाना है। मतलब कि एथिक्स का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करते जाना है। देखो एथिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जो 10 डेज है इसमें हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ दिन है, जब तक हम लोग का एग्ज़ाम आ जाता है, जब तक हम लोग का एग्ज़ाम नहीं आया है, तब तक हम लोग एथिक्स हर दिन पढ़ेंगे 1 से 2 घंटा।
कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन तुम एक मिनिमम टारगेट रख लो कि उतना क्वेश्चन हम लोग हर दिन एथिक्स का बनाएंगे ही बनाएंगे। क्योंकि देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने उतना ज़्यादा एथिक्स प्रैक्टिस नहीं किया था, जिसके कारण मेरा लेवल 1 में एथिक्स में बहुत खराब मार्क्स आया था। बहुत ज़्यादा खराब नहीं बोल सकते, लेकिन लोएस्ट मार्क्स मेरा आया था एथिक्स में ही, और सारे सब्जेक्ट में बेटर मार्क्स था एज कम्पेयर टू एथिक्स। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एथिक्स हर दिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से हम लोग एथिक्स कुछ पढ़े नहीं है, हम लोग लास्ट में स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई करना कि जब तुम लोग स्टार्ट करो 5 से 10 दिन लो उसका पूरा समझने के लिए कि एथिक्स में क्या है क्या नहीं, और फिर उसके बाद क्या करो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और हर दिन 1 घंटा 2 घंटा एथिक्स को दो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूसली एथिक्स के ऊपर जब तक तुम्हारा एग्जाम आता है तब तक। अब जब तुम्हारा 10 दिन का एथिक्स का खत्म हो गया पूरा चीज़ कि तुम पढ़ लियो एथिक्स, अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब उसके नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग क्या करना है कि रिवीजन करना है विद क्वेश्चंस। अब देखो रिवीजन कैसे होगा। अब देखो हम लोगों के पास 15 प्लस 15 30 डेज बचा हुआ है। अब हम लोग के पास 1 मंथ बचा हुआ है, मतलब हम लोग का 5 मंथ खत्म हो गया है एंड हम लोग का 1 मंथ बचा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले तो तुम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, चाहे मेरा प्लान जो मैंने अभी आज की वीडियो में बता रहा हूँ वो कर रहे हो, या कोई और प्लान कर रहे हो, तुम लोग को मेन चीज पे फोकस करना है कि तुम लोग का 1 मंथ पहले पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होना चाहिए विथ क्वेश्चंस। विथ एक बार क्वेश्चन तुम लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए। कैंडिडेट रिसोर्स में जितना क्वेश्चन होते हैं 1500, 2000, 2500 पूरा तुम लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए। तब तुम लोग बोलोगे कि 30 दिन पहले तुम लोग का इतना कुछ हो जाना चाहिए, तब तुम लोग बोल सकते हो कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। एथिक्स को छोड़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 9 सब्जेक्ट में तुमको ये सारा चीज़ करके रखना जरूरी है, क्योंकि एथिक्स तो फिर हम लोग आगे जाके करेंगे ही, हर दिन हम लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस। तो एथिक्स हम लोग छोड़ सकते हैं, बाकी 9 सब्जेक्ट तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट 1 मंथ पहले एटलीस्ट कंप्लीट करना। अब देखो नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग को रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना है कैसे, तो रिवीजन करना है हम लोग को विद क्वेश्चंस। तो रिवीजन करना है विद क्वेश्चंस, कैसे करना है। अब देखो कि रिवीजन तुम लोग जब करोगे तो क्या हुआ कि जो भी सब्जेक्ट तुम लोग बहुत पहले किए हो या भूल गए हो या जिसमें तुम लोग को ना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो सब्जेक्ट पहले उठाना, उसका नोट्स मत पढ़ना, सबसे पहले जाना और उसका तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का, देखना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सारा कुछ करके देखना। उसके बाद तुमको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जिस टॉपिक में तुमको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, या फिर जिस टॉपिक में तुम भूल गए हो। ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसमें तुम फॉर्मूला भूल गए हो, तो ऐसा तुम जो भी टॉपिक होगा वो सारा टॉपिक तुम फिर से रिविजिट करना। जो भी टॉपिक है तुम्हारा क्वेश्चन सही हो रहा होगा, फ्लूक में नहीं जेन्युइनली सही हो रहा होगा, तुमको सच में वो आंसर आ रहा होगा उस क्वेश्चन का, वो टॉपिक तुमको वापस से रिवाइज करने का जरूरत नहीं है, मतलब वो टॉपिक तुमको आता है। देखो सीएफए में इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम अप्लाई कर सको क्वेश्चंस पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम मेमोराइज कर पा रहे हो या तुम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो उस चीज़ को। यहाँ पे इंडियन एग्जामिनेशन नहीं है कि हम लोग को 5 पेज लिख के आना है, ठीक है। हम लोग को लॉजिक समझ आना चाहिए, हम लोग को कॉन्सेप्ट हम लोग का दिमाग में होना चाहिए। तो अगर तुम उस चीज़ को क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हो, तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो, चाहे तुम आंख बंद करके उस चीज़ को बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, डजेंट मैटर। तुम जब तक उसमें क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो तब तक तुम्हारा सही है, तुम प्रिपरेशन सही कर रहे हो। अगर तुम क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो यार तुम प्रिपरेशन सही नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीएफए एग्जाम, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 या लेवल 3 हो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चन से। अब तुम लोग को 15 डेज में पूरा रिवाइज कर देना है पूरा 9 चैप्टर अपना, क्योंकि एथिक्स अपना 9 सब्जेक्ट अपना, सॉरी, क्योंकि एथिक्स अपना साइड बाय साइड चल रहा है। तो 9 सब्जेक्ट हम लोग को पूरा रिवीजन करना है, आराम से रिवीजन हो जाएगा। तुम लोग बैठोगे एक दिन में एक सब्जेक्ट या 2 दिन में एक सब्जेक्ट तुम लोग आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब रिवीजन करते समय और हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को समराइज नोट्स बनाना है। अब देखो समराइज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम लोग क्या करोगे ना, जब भी तुमसे कोई टॉपिक नहीं बन रहा है या ऐसा कोई टॉपिक है या ऐसा कोई सब्जेक्ट का पार्ट है जो तुमको लग रहा है कि यार ये तो हम बार बार भूल जा रहे हैं, या कोई फार्मूला हम बार बार भूल जा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट फार्मूला है, या कोई टॉपिक है जो हमको हेजीनेस लग रहा है, तो वो सारा चीज़ तुम समराइज नोट्स में लिखोगे। समराइज नोट्स 1 से 2 पेज, एक चैप्टर से ज़्यादा नहीं होगा। ट्राई करना 1 पेज में रहे, अगर बहुत लंबा चैप्टर है तो 2 पेज रखना। समराइज नोट उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और ये समराइज नोट्स तुम्हारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पहले रिवीजन करने के लिए, क्योंकि तुम पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले, या तुम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते हो एग्जाम से पहले। तुमको कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही रिवाइज करना होगा जो कि तुमको जिसमें डिफिकल्टी हो रहा है, तो इसीलिए समराइज नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीएफए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है समराइज नोट्स रिवाइज करना। मैंने अपना समराइज नोट्स बनाया था जिसमें मैंने करीब, मेरे को याद है जहाँ तक कि 20 से 25 पेज में मैंने 9 सब्जेक्ट का सारा चैप्टर्स खत्म कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा
आसानी हुआ था रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मेरे को दिखता था कि सिर्फ 20 पेज तो रिवाइज करना है, क्योंकि बाकी सब में मेरा स्ट्रॉन्ग था, बस इतना ही था जो मेरा वीक एरिया था, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए समराइज नोट्स बनाना, अगर तुमको एग्जाम जल्दी देना है, 6 मंथ में देना है, तो समराइज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग के पास उतना रिवीजन करने का टाइम नहीं होगा। अब देखो, ट्राई करना कि 1 मंथ पहले कैसे भी करके तुम अपना करिकुलम खत्म कर दो, ठीक है। अब जो लास्ट का 15 डेज हम लोग का बचा हुआ है, एकदम लास्ट 15 डेज, एग्जाम के पहले का 15 डेज जो हम लोग का बचा हुआ है, उस पर हम लोग को क्या करना है, उसमें हम लोग को मॉक्स देना है। अब देखो, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये पार्ट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये सोचे जाते हैं कि सीधा एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि यार देखो, अगर तुमको 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के, या फ्री मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, तो फ्री मॉक्स एटलीस्ट सीएफए का मॉक्स तो दे के जाना ही, कम से कम ट्राई करना 3 से 4 मॉक्स देने का, सीएफए के 2 मॉक्स फॉर श्योर देना, और 1-2 मॉक्स कहीं और से तुम लोग दे सकते हो। मैंने पर्सनली 5 से 6 मॉक्स के अराउंड दिया था अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई करना कि मॉक देने का एटलीस्ट 3 से 4 मॉक ट्राई करना देने का, इससे तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तुम जो एग्जाम में बैठोगे, तुमको समझ आया कि हाँ यार, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अगर तुम मॉक दे के नहीं जाओगे ना, तो एग्जाम में कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि मॉक देने से तुम टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। मॉक देने से तुमको समझ आया कि अलग अलग क्वेश्चन जब अलग अलग सब्जेक्ट का आता है, तो तुम्हारा कैसा दिमाग चल रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और बाकी तुमको पता चलेगा कि कहाँ पे तुम्हारा वीक एरियाज है, तो तुमको उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो मॉक्स तुमको कैसे देना है कि आज तुमने जैसे मॉक दिया, तो याद रखना कि पूरा मॉक एक ही बार में देना है, ठीक है। पूरा मॉक एक ही बार में देना है, ऐसा नहीं करना है कि आधा मॉक आज दिए, आधा मॉक कल दिए, नहीं। दोनों सेशन का जो मॉक होता है, 2 घंटा 15 मिनट का, दोनों सेशन तुमको एक ही दिन देना है, आधा घंटा का बीच में ब्रेक लेके। पूरा एग्जाम में जैसे होने वाला है वैसे ही करके देना, तभी तुमको फायदा मिलेगा, नहीं तो तुमको कोई फायदा मॉक का नहीं मिलने वाला है। तो उसके बाद तुमको क्या करना है कि रिवाइज करना है। अब मॉक दे दिए, तो हम लोग को पता चलता है कि किसमें हम लोग को गलती हो रहा है, किसमें हम लोग को गलती नहीं हो रहा है। जो सब्जेक्ट सारा क्वेश्चन फिर से देखो, करीब 88 क्वेश्चन शायद रहते थे, मेरे को याद नहीं है। लेवल 2 में ऐसा कुछ था कि 88 क्वेश्चन रहते थे, और सीएफए लेवल 1 में 90 क्वेश्चन रहते थे एएम में, और मतलब कि स्टार्टिंग वाले सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जिसको पीएम सेशन बोलते थे पहले, उसमें भी 90 क्वेश्चन रहते थे। तो सारा क्वेश्चन तुमको रिवाइज करना है, सारा क्वेश्चन तुम जाके देखो कि कौन कौन सा गलती हुआ है, कौन सा सही हुआ है। सही हुआ है तो सच में तुमको उसका आंसर आता था, ये नहीं आता था, या तुम फ्लूक में सही कर लियो। और जो जो गलत हुआ है वो सारा पार्ट तुमको बस रिवाइज करना है। जो जो सही हुआ है, जो जेनुइनली सही हुआ है, वो सारा पार्ट को तुमको इग्नोर करना है, उसको रिवाइज नहीं करना है। लेकिन देखना जरूर कि क्यों सही हुआ है और क्यों गलत हुआ है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स ऐसे देना कि एक दिन दिए, 1 से 2 दिन उसका लिए रिवीजन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए मॉक को, क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, एंड देन फिर एक मॉक दिए, फिर 1-2 दिन उसको रिवाइज किए, फिर एक मॉक दिए। ऐसे करके तुम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगा, और बहुत अच्छा तुम एग्जाम में करके आओगे। अब देखो, कितना घंटा दिन में पढ़ना है, ये डिपेंड करता है कि तुम कितना घंटा निकाल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम 3 to 4 आवर्स हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, अगर तुम वीकेंड में ज़्यादा पढ़ सकते हो, अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो तुम्हारे लिए 3 to 4 आवर निकालना मुश्किल होगा। तो तुम ट्राई करो 2 आवर निकालने का। मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे को तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम स्टूडेंट हो और कॉलेज जा रहे हो, या स्टूडेंट हो नॉर्मल की सीएफए का ही पढ़ाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई करना 3 से 4 घंटा पढ़ने का। मैं भी उतना ही पढ़ता था, कभी कभी ज़्यादा, तो डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग को 10-10 घंटा पढ़ना चाहिए। 3 से 4 घंटा पढ़ो, इनफ होगा। जैसे पढ़ना है पढ़ो, बस 3 से 4 घंटा पढ़ो, ट्राई करो 3 से 4 घंटा पढ़ने का पर डे, और कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर तुम वर्क कर रहे हो, मतलब कोई जॉब में हो, तो 2 घंटा एटलीस्ट पढ़ो हर दिन। ट्राई करो मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा पढ़ने का, एंड सैटरडे संडे 4-5 आवर 6-7 आवर जो भी तुम निकाल सको वो निकालो। इससे तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, क्योंकि देखो, रजिस्ट्रेशन बहुत महंगा होता है सीएफए का इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए हरी मत करना, अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से एग्जाम देके जाना। और बाकी तुम लोग का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तुम लोग को कैसा लगा वीडियो, ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, जिसको भी शेयर करना है अपने दोस्तों को, जिसको भी इस वीडियो से शायद कुछ बेनिफिट मिले, उनको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।